Hello dear students, welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. Dear future doctors, हम लोग क्लास 11th की बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट तक हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ बातें रह गई थी। हम लोग बात यहाँ तक समझे थे, आर्किया बैक्टीरिया की बात किए थे, जिसमें हम लोग समझे थे कि ये हेलोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट्स हो सकते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं। आगे कुछ बैक्टीरिया की शेप दिया हुआ है, जैसे दिस इज कोक्की, कोक्कस बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस, फिर हो गया बैसिलस, रॉड शेप, स्पाइरल शेप, एस्पेरिला। ये बैक्टीरियाज हैं। हम लोग यहाँ से समझेंगे, आगे बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे आर्किया बैक्टीरिया समझे थे, तो आगे हम लोग समझेंगे। हम लोग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझ रहे थे इस बेसिक कॉन्सेप्ट में आ रहे थे। आर्किया बैक्टीरिया की हम लोग बात किए थे। हम लोग समझे थे कि मिथेनोजेंस होते हैं, जो मिथेनोजेंस क्या होते हैं, मीथेन या बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें इकोनॉमिक कुछ हेलोफाइट्स की बात हो रही है। इकोनॉमिक हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स क्या है, क्या समझे थे? हेलोफाइट्स क्या होते हैं? वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सैलाइन एरिया में ग्रो करते हैं। अब जैसे इसमें एट्रिप्लेक्स ट्राइएंगुलरिस फीडिंग के रूप में यूज होता है। ग्रीनिंग के लिए इलियोजेनस एंगुलिफोलिया है। फिर आपको फ्रूट्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में यूज होता है, बायोफ्यूल्स के लिए यूज होता है, इसके साथ कोस्टल प्रोटेक्शन में यूज होता है। तो कह रहा है क्या, मिथेनोजेन के विषय में अब कुछ फैक्ट हम लोग समझे थे। मिथेनोजेन हम लोग क्या बात किए थे? मिथेनोजेन मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो मोस्टली रूमिनेटिंग एनिमल्स यानी पागुर करने वाले जो जीव जानवर होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। भेड़, बकरी, या फिर आप कहिए गाय, भैंस, बैल, इन सब के शरीर मिथेनोजेन पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और इनको हम लोग इनकी जो लाइफ है इसको हम लोग कहते हैं डोमेन आर्किया। मेथेनोजेंस मोस्टली फीड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन पर ये फीड ऑन करते हैं। इसमें इनमें क्या है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और मिथेनोजेंस में काफी ज्यादा एसोसिएशन देखने को मिलता है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, मिथेनोजेन ओल्डेस्ट लाइफ होता है जिनमें लैकिंग मेम्ब्रेन टू फॉर्म न्यूक्लियस अराउंड देम, यानी ये जो क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक है, ना कि यूकैरियोटिक है। अब हम लोग यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, फिर इनके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, यानी यहाँ टर्म आ गया यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। अब वो चाहे जिलेटिनस सेल वॉल हो या कुछ हो, रिजिड सेल वॉल। एंड इफ मोटाइल फ्लैगजिला, इनमें मोशन के लिए फ्लैगजिला आता है। अब यहाँ पर टर्म हम लोग को समझना है फ्लैगजिला, सिलिया और फ्लैगजिला, इसकी बात करेंगे हम लोग। इसकी बात करेंगे हेटेरोट्रॉफ आर्किया बैक्टीरिया। पहले ये समझ लेते, आर्किया बैक्टीरिया बात किए थे ना। आर्किया बैक्टीरिया क्या होता है? एंशिएंट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टिट्यूट डिस्टिंक्ट डोमेन ऑफ लाइफ सेपरेट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। आर्किया बैक्टीरिया की बात हो रही है। ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशंस में डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसा हॉट स्प्रिंग्स,
हाई सॉल्टी एरिया में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया क्या होते हैं? क्या आर्किया बैक्टीरिया होते हैं। हम लोग किस टर्म को की बात कर रहे थे? हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे, आया था हमारे पास फ्लैगेलम। तो फ्लैगेलम सीलिया और फ्लैगेला ये ऑर्गेनिज्म में वो मोटिलिटी के का ऑर्गन ऑफ मोशन है, यानी इसकी सहायता से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट करते हैं, ऑर्गन ऑफ मूवमेंट, सीलिया और फ्लैगेला। तो इनमें फ्लैगेलम पाया जाता है तथा साइनोबैक्टीरिया, आगे है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया या जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, याद ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया? सेल्फ न्यूट्रिएंट, मींस वे ऑर्गेनिज्म जो बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस आप पढ़े थे लास्ट क्लास में, 10th क्लास में भी आप पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो, ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स हो गया लाइट, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन, सिंथेसिस मीन्स हो गया प्रिपरेशन। अब क्या प्रिपेयर करेगा, क्या प्रिपेयर करेगा? तो यहाँ पर हिडन वर्ड है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फूड, यहाँ पर आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है, अपना न्यूट्रिएंट लेता है, न्यूट्रिशन करता है, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी प्रेजेंस में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया? वे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी एक सेल का बना होता है, यानी जिनका बॉडी एक वेल डेवलप्ड सेल होता है, जिनका बॉडी एक वेल डेवलप्ड सेल होता है। मींस वह सेल जो अपनी बेसिक लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? जो अपनी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका लाइफ है। और अगर कोई सेल इस तरह से मॉडिफाई हो जाए, सेल ऑर्गेनल इस तरह से मॉडिफाई हो जाए कि वो अपनी बेसिक लाइफ प्रोसेस जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, या फिर एक्सक्रिएशन है, इन बेसिक प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। तो कहता है क्या कि जो साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा। यूनिसेलुलर कोलोनियल का मतलब जो कॉलोनी बनाकर रहता है, कॉलोनी वर्ड यही से आया। कॉलोनी मतलब काफी सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ में, जैसे देखते हैं कॉलोनी में काफी सारे घर होते हैं, उस घर में काफी सारे लोग रहते हैं। उसी तरह से बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया भी हैं, ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ये अकेले नहीं रहते हैं, तो ये ग्रुप में रहते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं या फिलामेंटस होते हैं, यानी इनमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं, इनमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये फ्रेश वाटर या मैरीन या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में रह सकते हैं। इट मींस या तो ये फ्रेश वाटर में रहेंगे, मीठे पानी में, जैसे नदी में, नाले में, है ना, यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं। ब्लू ग्रेनुलर एल्गी तो हर जगह देखते हैं, जिसको हम लोग काई कहते हैं, अरे जिसको काई कहते हैं, देखे है ना, हर जगह काई है।
थोड़ा सा कहीं पानी अगर जमा हो गया, फर्श पर भी देखिएगा कि कहीं हैंडपंप है, वहां पानी अगर जमा है, साफ सफाई नहीं की तो वहां भी काई जमा हो जाता है। वही तो है ब्लू ग्रीन एल्गी, और क्या है वो। तो वो ये कहाँ ग्रो कर सकता है, कहाँ ग्रो कर सकता है, फ्रेश वाटर में ग्रो कर सकता है, मेरीन वाटर में ग्रो कर सकता है, खारे पानी में ग्रो सकता है, समुद्र में, झील में, यहाँ तक कि डेड सी में भी, है ना। तो समुद्र में ग्रो कर सकता है, ओशियन में ग्रो कर सकता है, सी में ग्रो कर सकता है। टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, टेरेस्ट्रियल वर्ड जहां था, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, जमीन पर। तो लैंड पर भी ग्रो कर सकता है, यानी जहां पर डंप एरिया है, जहां पर डंप एरिया मतलब जहां पर नमी है, पानी है, वहां पर भी ग्रो करता है। आपने देखा दीवारों पर भी, दीवार पर भी हरे 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 से दिख जाते हैं ना, दीवारों पर भी हो जाते हैं, हम लोग काई कर। तो ये कहाँ ग्रो कर सकता है, या ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या आपको कुछ पॉइंट वो बाद में समझेंगे, अभी याद रखना। अभी टर्मिनोलॉजी हो गया साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है ये क्या है, क्लोरोफिल में होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब ये अपना फूड लाइट की प्रेजेंस में बेसिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर ऑब्टेन करता है। साथ ही साथ कहता है इनमें फिलामेंट होता है, कॉलोनी बनाकर रह सकता है, लैंड पर रहता है, टेरेस्ट्रियल है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, जिलेटिनस शीट, जिलेटिनस शीट, 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 जिलेटिनस शीट का मतलब जिलेटिन का बना हुआ बाहरी आवरण, शीट होता है बाहरी आवरण, बाहरी आवरण। तो वो क्या होता है, जिलेटिन का बना होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। अब ब्लूम का मतलब यहाँ टर्मिनोलॉजी आ गया ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में एक साथ ग्रो करना, ब्लूम बहुत बड़ी संख्या में एक साथ ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड ब्लूमिंग, ब्लूमिंग। तो अब ये जब ग्रो करता है तो वो ये पूरा एकदम देखिएगा कि दूर दूर तक पानी बिल्कुल हरा हरा सा दिखता है। पानी देखे ना, वाटर बॉडी देखे है, कहीं भी देखेगा कि ड्रेन का पानी, नाला का पानी जमा हो रहा है, या कहीं पानी बहुत दिनों तक अगर अस्थिर से रह गया, वो पानी चेंज नहीं हो रहा है, कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है, तो देखिएगा कि दूर दूर तक दिखता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्लू। अब अगर ये एल्गी से बन जाता है तो एल्गल ब्लू है ना, एल्गल, एल्गल ब्लू ही शोकत है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी से बनाता बनता है, तो कहते हैं ब्लू। पोल्यूटेड वाटर बॉडी, पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेड वाटर बॉडी का मतलब क्या हो गया, वह वाटर बॉडी जिसका वाटर यूज करने के लायक नहीं हो, जिनके वाटर कॉन्टेमिनेंट हो, जिनके वाटर में, जिनके पानी में काफी सारे हार्मफुल हानिकारक रसायन हो, केमिकल्स हो, या जिसको कह सकते हैं कि आप जिनमें काफी सारा एक्सेट्रा हो, वेस्ट हो, तो उसको कहते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडी में ग्रो कर रहा है। Some of or this organism can fix atmospheric nitrogen, इनमें से कुछ जो है वे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। अब यहाँ पर ये टर्म आ गया अगला, हेट्रोसिस्ट, जिसको समझना है, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट क्या होता है, हेट्रोसिस्ट क्या होता है, हेट्रोसिस्ट क्या होता है कि सेल कंटेनिंग फिक्स्ड नाइट्रोजन, यानी वैसा सेल, वैसा सेल जिसमें, जिसमें नाइट्रेट या नाइट्राइट हो, जिसमें नाइट्रेट या नाइट्राइट हो, यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो, जिसमें नाइट्रोजन गैस फिक्स होने का मतलब इकट्ठा हुआ हो, कंपाउंड के रूप में वो जमा हो जाए, तो कह रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट। वह सेल ऑर्गेनल्स जिसमें, वह सेल ऑर्गेनल्स जिसमें यहाँ आ रहे हैं, एक बार फिर से आ जाइए, ठीक है, उसको फिर समझिए। वह ऑर्गन जिसमें, जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन जमा हो। चलिए देखिए इस टर्म को समझते हैं बेसिक को, साइनोबैक्टीरिया, बात किए थे ना, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, पहले ही जानिए, ग्राम निगेटिव फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक, सर
डिफिकल्ट वर्ड। अरे यार आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो यही तो फंसाएगा, यही तो फंसाएगा, फंसाएगा कौन? अब क्या सोचते हो कि वो जो नीट का क्वेश्चन पेपर आपको बच्चा समझ कर क्वेश्चन देगा? 5, 6, 7, 8 का बच्चा समझेगा, 10th क्लास का बच्चा समझेगा? बोर्ड समझ रहे हो कि क्वेश्चन को इलिब्रेट करेगा? बोर्ड में क्वेश्चन डिफिकल्ट कर रहा है। देखिए 12th बोर्ड में कुछ क्वेश्चन है जो चक्रगिरी की तरह घुमा दे रहा है। नीट वहां जाएगा ना, क्योंकि देखिए नीट का एग्जाम कोई आर्ट से नहीं हो रहा है, कोई आर्ट से नहीं हो रहा है। मेडिकल में इंटरेस्ट के लिए, और उनको क्या सिलेक्ट करता है? उनको द बेस्ट सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट का मतलब क्या होता है? आप यू आर द बेस्ट, तो यू आर द बेस्ट मीन्स क्या हुआ? यू कैन इलेबोरेट, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज। अब बच्चा बनकर जाइएगा तो फिर वहां तो मेडिकल कॉलेज में तो आप तो मार ही खाइएगा ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़िएगा, माइक्रोबायोलॉजी पढ़िएगा, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या कहिएगा कि भाई ये स्टेन हो जाता है, या स्टेन नहीं होता है समझेंगे। वहां समझाएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ये ऑटोट्रॉपिक है, सेमी ऑटोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉपिक, तो इस तरह की वर्ड आएगा ना। तो कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव है। फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, इस वर्ड को थोड़ा समझिए। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, जहां कहीं वर्ड है फोटो, फोटो मीन्स लाइट। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब हो गया सेल्फ न्यूट्रिएंट, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता है, अपना न्यूट्रिएंट खुद बनाता है, जिनको न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए बाहर से किसी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक है। प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट मतलब प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट प्रिमिटिव, यानी इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है बॉडी में, वो किसी बाहरी मेम्ब्रेन से, सेल से घिरा हुआ नहीं रहता है। तो प्रोकैरियोट दैट ऑब्टेन एनर्जी विया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ये अपना एनर्जी कैसे लेता है? साइनोबैक्टीरिया, तो कैसे करता? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, अब देखिए, अरे भाई, अरे भाई साहब, अरे बेटा, फोटोसिंथेसिस में अभी पढ़े थे प्लांट में, जो फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े थे कार्बोनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब जो कार्बन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। लेकिन बट जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या करते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब कहिएगा, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, किसमें फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है? अरे फोटोसिंथेसिस ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है ना, तो बेसिक रॉ मटेरियल क्या है पढ़े ना 10th में? कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, वही ना है पढ़े हैं। लेकिन यहाँ ये जो है यू साइनोबैक्टीरिया, इनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? अरे इसीलिए चाहिए ना क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन लेंगे, जो गंदे पानी है, सीवर का पानी है या जो गंदा पानी है, उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल को ये डीकम्पोज करेगा, इसको तोड़ेगा। फोटोसिंथेसिस दो तरह से हुआ, एक हो गया इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया और ग्लूकोज बनाया। बट जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा? वाटर बॉडीज में या कहीं पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको तोड़ के न्यूट्रिएंट लेगा। इसलिए कौन सा है? ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। सम ऑफ द अर्थ ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म डेटिंग बैक टू 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये आए थे। दे आर क्रिटिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। अब इसमें से कुछ बैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो लगभग 35 लाख साल पहले आए। कितने साल पहले? देखिए लाइफ कितना से है, 35 लाख साल पहले जो बैक्टीरिया आए थे वे ऑक्सीजन प्रोड्यूसर थे। कौन से?
क्लोरोफिल ए एंड कैन फिक्स नाइट्रोजन। तो चूंकि उस समय 3.5 लाख साल पहले 35 लाख साल पहले सॉरी 35 लाख साल पहले 35 लाख साल पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, बहुत कम था, ऑक्सीजन नहीं था। तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर थे और आज भी ऑक्सीजन के सबसे बड़े सोर्स माने जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाए जाते थे, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ये यूनिसेलुलर या कॉलोनियल एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल माइक्रोब के रूप में रहते हैं। तो ये होते हैं, ये हम बात की साइनोबैक्टीरिया की। अब कहता है कॉलोनियल मतलब ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, वैसा ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, मतलब जिनमें सब एक ही तरह का जीन पाया जाता हो। जैसे जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं ना, हम लोग फैमिली, कॉलोनी को मतलब हम लोग फैमिली की बात करें, हमारे कॉलोनी वर्ड अलग हो गया, बट हमारे लिए जो फैमिली वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कॉलोनी वर्ड आ गया। एक फैमिली में क्या रहते हैं, जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं ना, जेनेटिकली सिमिलर लोग ही रहते हैं, कितना भी बड़ा परिवार हो, कौन रहेगा वैसा तो नहीं ना। मतलब फैमिली कैसे बना, चाहे परदादा हुए, उनके संतान आपके दादा, उनके संतान पिताजी, उनके संतान आप, फिर आपके संतान, फिर उनके संतान, इस तरह से। तो ये सब जो आएगा, जो एक जो फैमिली बनेगा, उनमें सब में आइडेंटिकल जीन्स ही रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा, वेरिएशन थोड़ा बहुत होगा, वेरिएशन नहीं होगा तो कैरेक्टरिस्टिक सबका अलग अलग हो गया ना। तो चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इनमें क्या होता है, ये इनमें जेनेटिक सिमिलरिटी रहेगी। तो कह रहा है क्या, जेनेटिकली आइडेंटिकल या क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या कहता है, कॉलोनी, हैविंग सेम स्पीशीज क्यों हो, लिविंग टुगेदर इन क्लोज एसोसिएशन, ऑफन फिजिकली कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो कॉलोनियल हुए ऑर्गेनिज्म हो गए जो इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे के बिना काम। हमारे परिवार में होता है ना, हम लोग परिवार में क्या सब इंटरडिपेंडेंट है, आप पिताजी पर डिपेंड है, पिताजी आप पर डिपेंड है, पिताजी दादाजी पर डिपेंड है, चाचा जी पर डिपेंड है, किसी काम के लिए मम्मी पर डिपेंड है ना, किसी न किसी पर डिपेंड है। तो इंटरडिपेंडेंस होता है, इंटरडिपेंडेंस। अब ये मत कहिए कि मम्मी हम पर कैसे डिपेंडेंट है, आप उनकी मदद करते हैं, मदद करने का मतलब डिपेंडेंस होता है। आपको जरूरी नहीं चाहे इच्छा से ले, मजबूरी में ले, वो होता है। तो इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते, एक दूसरे की हेल्प की आवश्यकता होती है, एक दूसरे का एसोसिएशन जरूरी होता है। तो कहा कॉलोनियल वैसे जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर निर्भर हो। ग्रीन एल्गी वॉल्वॉक्स, सब नाम याद रखेगा, मेरीन कोरल्स, डायोजोअम्स यानी लेस एनिमल, ये सब क्या है, पायरोसोम्स और फ्लोटिंग ट्यूनिकेट्स, हाईली स्पेशलाइज्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ये सब क्या है, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। इनके बारे में पढ़ेंगे, नाम अभी सुनिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनिए ताकि ध्यान रहेगा। अभी क्या कितना सुंदर नाम आया है, वॉल्वॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गी है, याद रखिएगा, वॉल्वॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गी है। लेस एनिमल्स ब्रायोजोन्स हैं, फिर क्या है, पायरोसोम्स फ्लोटिंग ट्यूनिकेट्स हैं, आगे समझेंगे इसको। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, तो ये सब क्या है, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। अब अगला टर्म है फिलामेंटस, मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सेल और स्ट्रक्चर दैट आर थ्रेड लाइक, यानी आएंगे थ्रेड लाइक इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड ऑफ लॉन्ग थिन फाइबर लाइक चेन इज फिलामेंट। समझे थे ना, फिलामेंटस क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बट विशेषता क्या है, थ्रेड लाइक, पतले पतले धागे जैसी, थ्रेड लाइक का मतलब धागे जैसी, पतले पतले धागे जैसी स्ट्रक्चर हो, धागे जैसी, इलोंगेटेड यानी लंबी रचना हो, बहुत लंबी लंबी रचना हो,
लंबी लंबी रचना हो, या कंप्रेस्ड ऑफ लॉन्ग थिन फाइबर लाइक चेन, या छोटे छोटे फाइबर्स का चेन बना हुआ हो। जंजीर देखे ना, जंजीर सिक्कर जिसको कहते हैं, तो सिक्कर जैसी रचना हो, छोटा छोटा हो लेकिन आपस में मिल करके एक बड़ा रचना जैसा दिख जाए, तो ये सब इसका मतलब फिलामेंटस होता है। इट सिग्निफाइज मॉर्फोलॉजी मेनी टाइम्स लॉन्गर देन इट इज वाइड, और विशेषता इसकी क्या होती है, ये लंबा ज्यादा होगा, चौड़ा कम होगा। कॉमनली फाउंड इन, किसे पाया जाता, फंजाई में, हाइफे, यानी फंजाई का हाइफे फिलामेंटस है। बैक्टीरिया, एल्गी, इन सब में फिलामेंट पाया जाता है। अगला टर्म है अलगल ब्लूम। अलगल ब्लूम, अलगल ब्लूम वाक्य था ना, रैपिड ग्रोथ, ब्लूम का मतलब क्या होगा, रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर आ गया तो ब्लूम हो गया। और अगर एल्गी का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, अलगल ब्लूम। नॉट मैक्रोस्कोपिक एल्गी, मतलब मैक्रोस्कोपिक एल्गी नहीं होता है, यानी बड़े बड़े एल्गी नहीं होते, छोटे 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 एल्गी होते, छोटे छोटे एल्गी होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, उसको कहेंगे अलगल ब्लूम। नॉट मैक्रोस्कोपिक एल्गी, एग्जाम्पल मैक्रोस्कोपिक एल्गल ब्लूम इज ए केल्प। अब इसमें केल्प क्या है, केल्प उसका अलग नाम देखिए, केल्प क्या हो गया, तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक एल्गी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आया था हेट्रोसिस्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल प्रोड्यूस्ड बाय सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होता है, और इसी नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। चलिए हम अब आते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग भी समझे हेट्रोसिस्ट क्या होता है। हेट्रोसिस्ट मतलब नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया, सेल ऑर्गेनल, दैट इज हेट्रोसिस्ट। अब समझ में आया, अब समझ में आया, यहाँ पर समझे। अच्छा, तो नॉस्टॉक और एनावेना, नॉस्टॉक और एनावेना, नॉस्टॉक और एनावेना क्या है, नॉस्टॉक और एनावेना किसका एग्जांपल है, तो हेट्रोसिस्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, हेट्रोसिस्ट का एग्जांपल है। मतलब नॉस्टॉक और एनोवेना नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक, अगला टर्म केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक समझिए, केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक केमिकल प्रोड्यूस करने वाला, सिंथेसिस, सिंथेसिस बनाने वाला, सिंथेसिस बनाने वाला है ना। फोटोसिंथेसिस, लाइट को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना, केमोसिंथेटिक किसी केमिकल को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ये तो समझ गए ना, ऑटोट्रॉफिक सेल्फ न्यूट्रिएंट, ऑटोट्रॉफिक का मतलब संक्षेप हम लोग समझ सकते हैं सेल्फ न्यूट्रिएंट, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता हो। ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। तो जो अभी हम समझे थे, तो जो हेट्रोसिस्ट ऑर्गेनिज्म हुए, हेट्रोसिस्ट है, ये क्या करेंगे, इनके बारे में क्या समझे आप, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने अंदर रखा, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनाया, वो बाय प्रोडक्ट मिलाया। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, नाइट्रेट को, नाइट्राइट को और अमोनिया, इनको इन सब्सटेंसेस में बदलेगा, इनको ऑक्सीडाइज करेगा एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। और नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को
क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ से एनर्जी सिंथेसिस करेगा, किस रूप में, एटीपी के रूप में। एक टर्म और हम लोग समझ लेते हैं, एटीपी। एटीपी एटीपी क्या है, एटीपी बड़ा नाम सुने, 10th क्लास में सुने थे आप लिखे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, याद आया, याद आया। एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखे थे कि 32 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और एनएरोबिक में लिखे थे 2 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है, बहुत कम। तो एटीपी क्या है, अब उसका पूरा नाम पहले समझिए। एटीपी प्राइमरी मोल एनर्जी कैरियर है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग एनर्जी क्वाइन भी कहते हैं, एनर्जी क्वाइन भी कहते हैं। यानी जो लिविंग बॉडी में एनर्जी का, नॉन लिविंग में एनर्जी किससे मापते हैं, कितना जूल एनर्जी, है ना। अब लिविंग में एनर्जी किसका है, इसमें क्या आ जाएगा, एटीपी, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में। नॉन लिविंग में एनर्जी कैसा कैसा होता है, नॉन लिविंग के लिए एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, W इज इक्वल टू F इंटू S, राइट है ना। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये एनर्जी तो किसमें था, नॉन लिविंग के लिए था, इसका ऐसा यूनिट क्या था, जूल था, है ना। लेकिन 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 लिविंग में एनर्जी क्वाइन, लिविंग में एनर्जी किसे मापा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट मॉलिक्यूल में देखिए, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल हो गया तो ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन है, ये एडिनोसिन है। बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, एडिनोसिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, वो आगे पढ़ेंगे। ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। तो कह रहा है क्या, ये क्या है, ये क्या है, प्राइमरी एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है। कैरियर मॉलिक्यूल, कैरियर मॉलिक्यूल का मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या ऑर्गेनिज्म के एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एनर्जी को ट्रांसफर करता है। इसे हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्ट करता है। तो ये एटीपी की बात हो गई। हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग यही ना कहे थे, यही ना समझ रहे थे कि ये जो आपका कौन सा हेट्रोसिस, यानी हेट्रोसिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया को क्या करता है, इसका यूज करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, और एटीपी ग्रुप में एनर्जी प्ले करता है, प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। फिर अगला टर्म आ गया रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, रिसाइकलिंग, ये टर्म आ गया। रिसाइकलिंग का मतलब हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में। साइक्लिक, साइक्लिक मतलब एक से दूसरा, दूसरा तीसरा फॉर्म, तीसरा चौथा फॉर्म, अब फिर घूम के पहला फॉर्म में आ गया। ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। क्या पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को प्लांट यूज किया, उससे अपना फूड बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, वो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिविंग के बॉडी में गया, हम उसको ऑक्सीडाइज किया, फिर क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड ही बना दिए, वो गए कार्बन साइकिल। तो ये साइकिल बार बार चलता रहा। तो रिसाइकलिंग, वो उससे जो कोई स्पेसिफिक है, जैसे नाइट्रोजन ही रिसाइकलिंग की बात की, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट में गया, नाइट्राइट में गया, फिर ये नाइट्रोजन में आ गया, है ना। तो 1, 2 या 3 स्टेप के बाद फिर से वापस इनिशियल स्टेज में आ जाए और बार बार वो चलता रहे, उसको कहते हैं रिसाइकलिंग। तो ये रिसाइकलिंग क्या करता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन कौन रोल प्ले करता है, कौन रोल प्ले करता है, हेट्रोसिस ऑर्गेनिज्म लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब की रिसाइकलिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे देखिए क्या करता है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अगला टर्म आ गया हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक
हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक सेल्फ न्यूट्रिएंट, ऑटोट्रॉफिक सेल्फ न्यूट्रिएंट। तो हेट्रोट्रॉफिक क्या हुआ? सेल्फ न्यूट्रिएंट नहीं ना है, ये डिपेंडेंट न्यूट्रिएंट है, ये किसी और से लेता है। हेट्रोट्रॉफिक आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकंपोजर। अब आया डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या होता है? तो डीकंपोज का मतलब हो गया कि कंप्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ने वाला। जैसे जैसे अभी हम डीकंपोजर की बात की है, मिथेनोजन की बात की है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मिथेनोजन। तो मिथेनोजन मिथेनोजन क्या करता है? मिथेनोजन क्या करता है कि सेलुलोज को डीकंपोज करता है, तोड़ता है, मीथेन गैस बनाता है और अदर फिर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है। तो क्या करते हैं कि मेजोरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है, अधिकांश हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो क्या है? डीकंपोजर है। मेनी ऑफ देम हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में, है ना, मिल्क फ्रॉम कर्ड। जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या है? ये डिकम्पोजर है। लैक्टोबैसिलस क्या है? ये डिकम्पोजर है। पढ़ेंगे बेटा, समझेंगे हम लोग। प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, इसमें भी काफी सारा रोल है, 12th क्लास में पढ़ेंगे। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, ये हम लोग क्लास 12 में जाएगा ना, जब क्लास 12 में एक चैप्टर ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या है? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ये हेल्पफुल होता है। चाहे लैक्टोबैसिलस की बात कीजिए, स्टेफिलोकोकस के बारे में पढ़ेंगे, फिर राइजोबियम के बारे में पढ़ेंगे। राइजोबियम के बारे में तो पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे आप, 7th क्लास में राइजोबियम का नाम सुना होगा। फिर आपको 8-9 में भी सुना होगा कि राइजोबियम लेग्यूम यानी दाल वाले पौधे के रूट में रहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में फिक्स करके, कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देते हैं, जिससे उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सम आर पैथोजेन। अब आया अगला टर्म पैथोजेन। पैथोजेन का मतलब क्या हुआ? डिजीज कॉजिंग जर्म। पैथोजेन डिजीज कॉजिंग जर्म, वे जर्म, वे कीटाणु, वे वायरस, वे बैक्टीरिया, वे माइक्रोब जो डिजीज पैदा करते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेन। वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, रोग फैलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पैथोजेन। और जिस फूड में पैथोजेन रहता है उसको पैथोजेनिक फूड भी कहते हैं ना, पैथोजेनिक न्यूट्रिशन मतलब वो गंदा दूषित होना। तो कह रहा है सम ऑफ देम आर पैथोजेन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल, पेट्स एक्सेट्रा। जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, क्रैंकर, सिट्रस क्रैंकर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? माइक्रोबियल डिजीज, डिजीजेज caused by different bacteria। ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, यानी पैथोजन के कारण होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अगला टर्म आया फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग देयर बॉडी टू 2 और मोर पार्ट, दैट इज फिजन। अपने पूरे बॉडी को, जैसे हमारा ये हमारा बॉडी है, अगर हमें एबिलिटी हो जाए कि हम इस बॉडी को 2 भाग में डिवाइड करें, इसका मतलब हम फिजन कर रहे हैं। फिजन का मतलब होता है पूरे बॉडी को 2 भाग, 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ देना। जैसे आप लोग काफी कुछ सीरियल्स में देखे है ना, काफी कुछ सीरियल्स में देखे कि कुछ देवता भी थे, कुछ दानव भी थे। क्या होता था? एक साथ मल्टीपल क्लोन तैयार कर लेते थे। फिजन भी एक तरह से क्लोनिंग को भी कर सकते हैं। तो क्लोनिंग अलग चीज है, बट साइंटिफिकली कहें क्लोनिंग अलग चीज है। फिजन हो गया अपने शरीर को 2 या 2 से भाग में तोड़ लेना और उससे फिर ऑर्गेनिज्म बना लेना, दैट इज फिजन। तो क्या कहता है? इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया फिजन से रिप्रोड्यूस होता है। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स मतलब मिनट
मिनट जेनेटिक पार्टिकल, छोटे जेनेटिक पार्टिकल्स जिनसे वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो सके, तो स्पोर कहलाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर आ गया समझ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन विच टू ऑर्गेनिज्म ऑफ टू अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स सेल पार्टिसिपेट, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो अपोजिट सेक्स सेल पार्टिसिपेट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डीएनए, पहले वाले डीएनए ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं होता, प्लांट नहीं, सेल वॉल नहीं होता, दैट माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known and can survive without oxygen। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या हो गया? सेल वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइकोप्लाज्मा आर सेल वॉल लेस यू बैक्टीरिया, सॉरी प्रोबैक्टीरिया। वैसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता था, दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की बात करेंगे। इनमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं प्रोटिस्टा में। चलिए क्या करा? सिंगल सेल, फिर आगे टर्म यूकैरियोट मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट। प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनदर। अब एक प्रोटिस्ट के बारे में है। चलिए, in this book we include caryophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, protozoans under protista। ये सब एग्जांपल्स हैं। dinoflagellate, caryophyte, euglenoid, slime mold, किसका नाम है? ये किसका नाम है? प्रोटिस्टा के एग्जांपल है। क्या? कैरिसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, यूक्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड। समझेंगे, आगे देखेंगे इसको, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 और 3 इसी पर है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टन आर प्राइमरीली एक्वेटिक मींस वाटर लिविंग। एक्वेटिक मतलब वाटर लिविंग, जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। किंगडम फॉर्म्स ए लिंक बिटवीन अदर्स dealing with plants, animals, fungi. Being eukaryotes, the protista cell body contain well-defined nucleus। बताया ना, ये क्या होते हैं? क्या है ये? यूकैरियोट है, जिसके कारण इनके पास well-defined nucleus होता है, membrane bound cell organelle होता है। Some of flagella, इनमें से कुछ में flagella होता है, cilia होता है। Protista reproduce sexually and asexually by process involving cell fusion। सेल फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? फीजन और फ्यूजन, दो टर्म समझिए। फीजन, तो जहां भी फीजन आएगा, FISSION, इसका मतलब होता है टूटना, वो टूट रहा है, ब्रेकिंग। क्या हो रहा है? ब्रेकिंग। जैसे बाइनरी फ्यूजन, 2 भाग में टूट गया। मल्टीपल फ्यूजन, 2 से अधिक भाग में टूट गया, फ्यूजन। फ्यूजन इसका उल्टा होता है फ्यूज होना। फ्यूजिंग का मतलब होता है जुड़ना या मिलना, तो
फ्यूजन के द्वारा होता है जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन मतलब रिप्रोडक्टिव डिप्लॉयड सेल का बनना, डिप्लॉयड सेल का बनना, डिप्लॉयड सेल का बनना, यानी वैसे डिप्लॉयड सेल जिसमें दो अलग अलग टाइप के सेल्स हों। जैसे जाइगोट का मतलब क्या हो गया, एक ओवरी है और एक स्पर्म है, ये दोनों मिलकर के जो न्यूक्लियाई बनाया ये जाइगोट हुआ, डाइप्लॉयड। एक इसको हम लोग कहेंगे स्पर्म न्यूक्लियाई, स्पर्म न्यूक्लियाई, और एक हो गया ओवम न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, है ना। तो जाइगोट, जाइगोट का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई वाला सेल स्ट्रक्चर। तो जो प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली भी होता है और असेक्सुअली भी होता है, सेल फ्यूजन भी होता है और जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। कैरिसोफाइट, डायटम्स, गोल्डन एल्गी या इसे कहते हैं डेस्मिट। डेस्मिट क्या है, गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम है। अभी चिंता मत करो बेटा, जब अगेन अगेन सेकेंड राउंड लाएंगे ना तब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से समझेंगे। अभी हमको ये समझना नहीं है, अभी ये नहीं समझना है, अभी ये नहीं समझना। हम वो नहीं चाहते हैं कि एक हम जैसे मैंने पहले प्रॉमिस किया ना, पहले प्रॉमिस किया है ना कि आपको चैप्टर 3 स्टेप में कंप्लीट में कराऊंगा, थ्री फेज में कंप्लीट कराऊंगा। ये अपना फेज 1 चल रहा है। कौन सा फेज चल रहा है, फेज 1 चल रहा है, फेज 1, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर्स का, क्या पढ़ना है, एक ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर्स का, और क्या ले रहे हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो हमें फंसा सकते हैं, जो हमें घुमा सकते हैं, जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, उन सबको क्लियर करना, बस यही उद्देश्य है। तो कह रहा है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, they are found in fresh water as well as found in fresh water as well as marine water। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मैरीन वाटर में पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया, वेरी फाइन, वेरी मिनट, बहुत 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 छोटे, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, पूरी कॉलोनी को देख सकते हैं लेकिन उससे आप नहीं देख सकते, ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, इनविजिबल, माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोन में साइज होता है इनका, एक माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 to power minus 9 मीटर। अब सोचो, अब सोचो, अब सोचो, अब सोचो, अब सोचो, 10,000 लाख यानी लाख करोड़, एक अरब गुना छोटा, यानी 1 मीटर में 10 की पावर 9 यानी 1 अरब माइक्रोबाग है। 1 मीटर में यानी 1 सेंटीमीटर में कितने, 10 to power 7, 10 करोड़। 1 सेंटीमीटर में 10 करोड़ है, 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में 1 करोड़ है, 1 मिलीमीटर में 1 करोड़ ऑर्गेनिज्म है। वो कितना छोटा है, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। फ्लोट, फ्लोट पैसिवली इन वाटर, पैसिव फ्लोटेशन, एक एक्टिव फ्लोटेशन और पैसिव फ्लोटेशन। तो पैसिव फ्लोटेशन का मतलब पानी के साथ ऐसे बहता चला जा रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। एक्टिव फ्लोटेशन मतलब वो दाएं बाएं मुड़ सकता है, तो हो गया एक्टिव फ्लोटेशन। पैसिव फ्लोटेशन नहीं मुड़ सकता, पानी जिस डायरेक्शन में उसको ले जाए वहीं जाएगा, पानी वाटर अगर उसको ले जाकर कहीं जमीन पर पटक कर छोड़ दिया तो वहीं रह गया, दैट इज पैसिव फ्लोटेशन। और एक्टिव फ्लोटेशन का मतलब देख रहा है कि पानी कम तो डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो दो तरह का फ्लोटेशन हो गया, एक्टिव फ्लोटेशन एंड पैसिव फ्लोटेशन। तो इनमें पैसिव फ्लोटेशन होता है जैसे प्लैंक्टन, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम सेल वॉल फॉर्म टू थीन ओवरलैपिंग सेल विथ टू फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। मतलब कि जो डायटम्स का सेल वॉल होता है
वो डबल लेयर्ड होता है, दो ओवरलैपिंग सेल्स होता है, जिसमें वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होता है जैसे वो सोप बॉक्स है ना, जैसे ऊपर है ना, एक नीचे है, उसके ऊपर आकर ढक्कन लाकर बंद कर दिया, सोप बॉक्स वही हो गया ना। साबुन का दो बॉक्स होता है, एक नीचे जिसमें साबुन लगा, ऊपर से लाकर ढक्कन बंद कर दिया। तो जैसा वैसा है वैसे ही का ओवरलैपिंग बनाता है किसमें, डायटम से। द वॉल आर इम्बेडेड विद इन सिलिका, मतलब ये सिलिका में इम्बेडेड गूंथा हुआ जुड़ा हुआ है। और इनडेस्ट्रक्टिबल, इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब इसको कहिएगा नॉट ब्रेकेबल, नॉट ब्रेकेबल, टूट नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टिबल मतलब टूट सकता है, अलग हो सकता है, ये नहीं टूट सकता। 10 the atoms have left behind large amount of cell wall deposited in their habit that accumulate over billions of years, और इसे कहते हैं डाइएटोमेसियस अर्थ, डाइएटोमेसियस अर्थ, जिसका उपयोग पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप, इन सब में किया जाता है। डाइएटोमेसियस अर्थ, अब यहां समझिए डाइएटोमेसियस अर्थ क्या होता है, डाइएटोमेसियस अर्थ क्या है, डाइएटोमेसियस अर्थ क्या है। तो सेल वॉल डिपोजिट्स ऑफ, सेल वॉल डिपोजिट्स ऑफ डाइएटम्स, जो डाइएटम है, डाइएटम्स का डेड कर लीजिए, डाइएटम्स का सेल वॉल डिपोजिट क्या कहलाता है, डाइएटोमेसियस अर्थ, डाइएटोमेसियस अर्थ। डाइएटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसीएन, और इसके साथ ही साथ ओसीएन का मेन प्रोड्यूसर भी डाइएटम ही है। आगे डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट ये क्या है, मैरीन, मैरीन मतलब सॉल्टी वाटर में रहने वाला, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करने वाला। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट। पिगमेंट, पिगमेंट क्या है, पिगमेंट क्या है, कलरिंग, कलरिंग बाय मॉलिक्यूल, कलरिंग बाय मॉलिक्यूल, जो वह बायोमोलिक्यूल जो उस ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म की उस पार्ट को कोई ना कोई कलर देता है, दैट इज पिगमेंट, बायोपिगमेंट। तो कह रहा है क्या कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट है, येलो कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ब्लू कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा पिगमेंट कौन सा है, मेन पिगमेंट कौन सा है। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट, और इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। ऑन द आउटर सरफेस मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या था, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, पढ़े थे ना, थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और थ्रेड लाइक ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। One lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plate. Very often, अब यहाँ देखिए नाम आ गया, red dinoflagellate, example Goniolus, Goniolus. Rapid multiplication on that they make sea appear red. तो red tide या red sea, red tide किसके कारण होता है, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट के कारण, यानी गोनियोलेट्स के कारण, रेड डायनोफ्लैजिलेट के कारण रेड टाइड होता है। तुम जो ज्वार भाटा उठाना, टाइड का मतलब कि पानी बहुत ऊंचाई तक उठना, बहुत आगे तक आ जाना, ओशियन के लेवल से, सी लेवल से, सी शोर से काफी है, समुद्र तक से आगे आ जाना, तो यहाँ बिल्कुल लाल 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 खून जैसा होता है। तो कहीं कहीं इसी सीन का उपयोग करवाते हैं ब्लड के फव्वारे, मतलब ऐसा सीन प्रोड्यूस करने के लिए, देखो खून ही खून फैला है, खून ही खून फैला हुआ है, वो वास्तव में
खून नहीं होता है, क्या होता है, क्या होता है, गैन्यूगोनियलॉक्स होता है, रेड साइटोप्लाज्म। टॉक्सिन रिलीज बाय लार्ज नंबर इवन किल अदर मेरीन एनिमल्स सच एज फिश। और ये टॉक्सिक भी होता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जहरीला पदार्थ होता है जिसके कारण अदर ऑर्गेनिज्म भी मर जाता है। यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड क्या कहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर फिर समझ गए ना। इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ, ठहरा हुआ, रुका हुआ या ठहरा हुआ पानी, जमा हुआ पानी, इकट्ठा हुआ पानी, इसमें यूग्लिनॉइड रहता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। अब ये पेलिकल, पेलिकल, पेलिकल क्या है, पेलिकल क्या है, ये भी एक तरह से आउटर सेल लेयर ही है। पेलिकल आउटर सेल लेयर होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये लचीला होता है। आउटर सेल वॉल दे हैव पेलिकल, पेलिकल किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, which makes their body flexible. So body of Euglena is flexible due to presence of pelicle or protein rich layer. They have two flagella, short and long. Now they are photosynthetic. क्या कहता है, they are photosynthetic, photosynthetic, सनलाइट की प्रेजेंस, अगर सन का लाइट है तो फोटोसिंथेटिक, और अगर सनलाइट नहीं मिला तो ये बन गया हेटेरोट्रॉफिक। देखिए देखिए यूग्लिनॉइड कैसे कैसे अद्भुत अनोखे अद्वितीय जीव है, कैसे अद्वितीय जीव है, जरूरत पड़ा तो फोटोसिंथेसिस कर लिए, नहीं मिला तो किसी और को खा लिए, है ना। सनलाइट मिल गया तो ऑटोट्रॉफिक, नहीं मिला तो हेटेरोट्रॉफिक। अरे भैया यूग्लिना बताओ तुम क्या हो, ऑटोट्रॉफिक हो कि हेटेरोट्रॉफिक हो। अरे भाई साहब मैं तो सब कुछ हूं, हम तो बस हमें जिंदा रहना है। देख लीजिए यहाँ क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेटिक है, नहीं मिलेगा उसे वो खाकर जिंदा रह लेगा। बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, interestingly pigment of euglenoid are identical to those present in higher plants। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्लाइम मोल्ड, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफाइट क्या हुआ बताओ, सैप्रोफाइट, 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 feeding on dead or decaying living organism, living organism, मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर सड़ा करके जो भोजन प्राप्त किया, क्या कहलाएगा, सैप्रोफिटिक। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। They move along decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable conditions, they form aggregation called plasmodium. Suitable condition में ये plasmodium बनाएगा, which may grow and spread over several feet. यानी इसके इनके बॉडी के बाहर एक्सटेंशन होगा, एग्रीगेशन होगा, बाहर की ओर लंबा फैलेगा, तो कहेंगे प्लाज्मोडियम, और ये कई फीट तक जाएगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। तो प्लाज्मोडियम क्या है, लंबी लंबी थ्रेड जैसी रचना बनाएगी फेवरेबल कंडीशन में, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो ये फ्रूटिंग बॉडी बना देगा। इसमें स्पोर रहेगा, स्पोर रहेगा, दैट पॉसेस टू वॉल, they are extremely resistant and survive for many years even under diverse conditions। देखिए ये विशेषता है किसकी, स्लाइम मोल्ड्स की, स्लाइम मोल्ड्स की, स्लाइम मोल्ड्स की। The spores are dispersed by air carrier, और इनके जो स्पोर हो गए, इनके जो फ्रूटिंग बॉडी हो गए, इनके जो रिप्रोडक्टिव बॉडी हो गए, ये हवा के द्वारा, एयर करंट के द्वारा, हवा के द्वारा कई
किलोमीटर तक जा सकता है। अब इसके बाद आ गया प्रोटोजोअन। ये क्या है, फिर क्या बोलता है, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ मतलब हाँ यस, दूसरे पर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने वाला। लिव एज प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स दूसरे को खाने वाला। पैरासाइट किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहने वाला। प्रीडेटर मतलब बाहर से खा लिया, और अगर बॉडी के अंदर जाकर उससे न्यूट्रिएंट ले रहा है तो वो पैरासाइट। प्रीडेटर हार्म करेगा, पैरासाइट हार्म नहीं करेगा। पैरासाइट न्यूट्रिशन ले रहा है, आपको न्यूट्रिशन केवल खाएगा, आपके बॉडी के ऑर्गन को हार्म नहीं करेगा। लेकिन जो प्रीडेटिंग एनिमल है वो आपके बॉडी के ऑर्गन को हार्म करेगा, काट के खाएगा, एक हिस्से से खाएगा। They are believed to be primitive relative of animals। तो प्रोटोजोअन्स के बारे में माना जाता है कि प्रोटोजोअन्स क्या है, एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव है। 4 मेजर ग्रुप। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, वैसा प्रोटोजोआ जो अमीबा के शेप का हो, मतलब जिसका साइज शेप फिक्स ना हो। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में रहता है। They move and capture their prey by putting out pseudopodia, means false feet। इनमें pseudopodia निकलता है, मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर फूड मिला तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्सटेंशन ऐसे ऐसे ही एक्सटेंशन करेगा, ये बनाएगा ये, और उसके बाद फिर ये कालांतर में ये आगे जाके मिल गया और उसके बॉडी के अंदर ले गया, दैट इज pseudopodia। मैरीन फॉर्म्स हैज सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, और जो मैरीन प्रोटोजोअन्स होंगे उनके बॉडी पर सिलिका होंगे। सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा और पैरासाइट। एंटमीबा हिस्टोल्टिका, एंटमीबा हिस्टोल्टिका अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेट खराब कर देता है यार, बेटा पतला खाना। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो फ्री रहेगा या पैरासिटिक बॉडी के अंदर रहेगा। दे हैव फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेज लाइक स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, तो ट्रिप्नोसोमा क्या है, ट्रिप्नोसोमा अब यहां से ध्यान रखिएगा, ट्रिप्नोसोमा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है। दूसरा अगला सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। दे हैव कैविटी और गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस, कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे को हेल्प करना। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट of rows of cilia causes water laden with food to be steered into the gullet। अब ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ यहाँ से आया, वाटर कैरेट आया, और वाटर कैरेट के साथ साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबसे अपना भोजन प्राप्त कर। एग्जाम्पल इसका है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ट्रिप्नोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इसमें फ्लैजिला होता है और इसमें सिलिया होता है। अगला स्पोरोजोअन्स, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर। इन्फेक्शियस स्पोर, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर इन्फेक्शियस स्पोर हो, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाले स्पोर्स हों, और उनके लाइफ में मतलब लाइफ के किसी भी स्टेज में इन्फेक्शियस स्पोर्स हो, इन्फेक्शियस स्टेज हो, तो उसको कहेंगे स्पोरोजोअन्स। दे आर मोस्ट नोटोरस, द मोस्ट नोटोरस इज प्लाज्मोडियम विवैक्स, हानिकारक सबसे खतरनाक, नोटोरियस खतरनाक, डेंजरस। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया पैरासाइट है, इसके कारण मलेरिया होता है, डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और मलेरिया का ह्यूमन पॉपुलेशन पर सबसे बड़ा, सबसे खराब, सबसे
भयंकर प्रभाव होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, कहाँ आ जाएंगे हम लोग, फंजाई से बात शुरू करेंगे अगला, और ये लगभग लास्ट ही है। नेक्स्ट क्लास में इसको बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। तो इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट 4 क्लासेस में खत्म होंगे। 2 पहले हो चुका, तीसरा ये है और चौथा लास्ट क्लास कल मैं दूंगा। उसके बाद संडे को ही पॉसिबिलिटी है कि संडे को मैं इसी चैप्टर का सेकेंड राउंड शुरू करूंगा। जब मैं हर लाइन को, हर वर्ड को, हर टर्म को डिटेल में समझते हुए कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कहां से आ सकता है, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा। और हर राउंड में नीट का PYQ उठाऊंगा, ट्रेंड बताऊंगा कि भाई इसका ये ट्रेंड रहा है, अर्थात यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये थर्ड स्टेज में होगा। अभी हमारा बेसिक का चल रहा है 1 क्लास और, उसके बाद हम इसको चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा मेरे साथ बने रहिए, नीट क्रैक कीजिए और अपने माता पिता का सपनों को साकार कीजिए, अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। टिल देन, थैंक यू।